नमस्कार दोस्तों। राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सरकार के तीसरे स्तंभ न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका के कार्य, नियंत्रण की तरीके, नियंत्रण के साधन, न्यायिक पुनरावलोकन आदि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यायिक नियंत्रण के कौन कौन से साधन हैं। तो सामान्यतः क्या होता है कि न्यायिक नियंत्रण के साधनों को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है सामान्य साधन, दूसरा है विशेष साधन। सामान्य साधन में आता है प्रशासनिक कार्यों तथा निर्णयों की न्यायिक समीक्षा, सरकार के विरुद्ध अभियोग, प्रत्यायुध विधान की मीमांसा, कार्यपालिका के कानूनों को अवैध घोषित करना। और विशेष साधन या संवैधानिक उपचारों में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत प्रावधान सम्मिलित किए जाते हैं। तो सामान्य साधन में सबसे पहला है प्रशासनिक कार्यों तथा निर्णयों की न्यायिक समीक्षा। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है। बहुत ही ऐसे अवसर कम दिखाई देते हैं जब न्यायपालिका को कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा के संबंध में अनेक प्रकार की मर्यादाएं स्थापित की गई हैं। लेकिन नागरिकों के हितों की रक्षा तथा कानूनी प्रक्रियाओं में ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि कई बार प्रशासनिक कार्यों एवं निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की गई है। फिर भी न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र संसद द्वारा सीमित किया हुआ है। और ऐसे अनेक अवसर भी हुए जब न्यायालयों ने प्रशासनिक कृत्यों की समीक्षा कर गुण दोष को वर्णन किया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐसा बहुत बार भी देखा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने ही निर्णयों को पुनः परिभाषित किया है, पुनः समीक्षा की है। 42वें संविधान संशोधन के पश्चात तो न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र का सीमांकन भी कर दिया गया है। कुल मिलाकर न्यायिक नियंत्रण वैसे तो प्रशासनिक कार्यों में कम हस्तक्षेप देती है, लेकिन ऐसे बहुत से मौके हैं जब न्यायपालिका को प्रशासनिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करना पड़ा। दूसरा साधन है सरकार के विरोध अभियोग लगाना। सरकार के विरोध अभियोग लगाने से मतलब है कि अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्य करते समय कोई भी गलती होती है, कोई भी गलत कार्य किया जाता है, दुराग्रहपूर्ण कार्य किया जाता है, तो सरकार के विरुद्ध हम केस कर सकते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि केवल भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर जितने भी लोक सेवक हैं, उनके अवैधानिक कार्यों के लिए उन पर आम व्यक्तियों की तरह ही अभियोग लगाया जा सकता है। उन्हें अभियोग का सामना करना पड़ता है। जैसे एक आम व्यक्तियों को पर केस करते हैं, वैसे ही लोक सेवकों पर केस किया जा सकता है। पद पर रहते हुए अपेक्षित दायित्वों की पूर्ति तथा शक्तियों के उपयोग के क्रम में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अतिरिक्त अन्य सभी मंत्री एवं अधिकारी कानून के प्रति उत्तरदायी हैं। संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार भारत संघ तथा राज्य, जैसे कोई भी राज्य, राजस्थान आदि, अपने नाम से किसी पर वाद ला सकते हैं तथा इनके विरुद्ध भी कोई भी व्यक्ति वाद या मुकदमा दायर कर सकता है, यानी सरकार के विरुद्ध मुकदमा किया जा सकता है। सरकार की ओर से कार्य करते समय कोई अधिकारी निर्धारित नियमों या कानूनों का उल्लंघन करता है तो राज्य के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है, उन पर मुकदमा लगाया जा सकता है। न्यायिक पदाधिकारी रक्षा अधिनियम 1950 के अंतर्गत न्यायाधीशों के विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकता है। ये न्यायिक स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है कि न्यायिक पदाधिकारियों के विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकता है। अगला है प्रत्यायोजित विधान की मीमांसा। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्यायोजित विधान किसे कहते हैं। व्यवस्थापिका द्वारा नियम निर्माण का कार्य न कर वह नियमों का मुख्य ढांचा बनाकर बाकी उसके अंतर्गत नियम और उपनियम बनाने के कार्य जब कार्यपालिका को सौंपा जाता है तो इसे प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। तो किसी उच्च सत्ता द्वारा निम्न प्राधिकारी को विधान एवं नियम निर्माण इत्यादि की प्रत्यायोजित शक्तियों के क्रम में न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि जो प्रत्यायोजित विधान द्वारा जो भी नियम बनाए गए उनकी वैधानिकता को उचित करार दे अथवा नहीं, यानी कि प्रत्यायोजित विधान के तहत बनाए गए कानून, नियम आदि को
न्यायपालिका वैध या अवैध घोषित कर सकता है। इस संबंध में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जाना आवश्यक होता है। उचित मापदंड पर खरे न उतरने वाले प्रत्यायोजित विधानों का न्यायालय द्वारा परीक्षण हो सकता है। ठीक है, तो प्रत्यायोजित विधान पर भी न्यायपालिका का नियंत्रण स्थापित किया गया है। चौथा है कार्यपालिका के कानूनों या नियमों को अवैध घोषित करना। कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानूनों या जो भी अध्यादेश उनके द्वारा निकाला गया है उनको न्यायपालिका में या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों पर न्यायालय विचार कर सकते हैं। अध्यादेशों को भी न्यायिक नियंत्रण के अधीन लाया गया है। यदि ऐसे अध्यादेश संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हैं तो इन्हें न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया न्यायिक नियंत्रण के सामान्य साधन। अब होते हैं न्यायिक नियंत्रण के विशेष साधन, जिसे संवैधानिक उपचार भी कहते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में संवैधानिक उपचारों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन के मामलों की सुनवाई का अधिकार है तथा इस क्रम में सर्वोच्च न्यायालय रिट निकाल सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के अधिकार उन्हें प्राप्त हैं, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान द्वारा अध्यारोपित किसी अन्य मर्यादा के उल्लंघन पर भी सुनवाई करने तथा रिट निकालने का अधिकार है। तो आर्टिकल 32 और 226 में मुख्य अंतर क्या है? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 226 का दायरा थोड़ा विस्तृत है। इसमें मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य भी संविधान द्वारा जो भी किसी मर्यादा का उल्लंघन किया जाता है तो उन पर भी आर्टिकल 226 के तहत सुनवाई की जा सकती है। ये तो होगी न्यायिक नियंत्रण के प्रमुख साधन। अब हम पढ़ेंगे न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं कि न्यायपालिका जो नियंत्रण स्थापित करता है विभिन्न कार्यपालिकाओं पर, अधिकारियों पर, मंत्रियों पर, व्यवस्थापिका पर, तो उनकी ऐसी कौन कौन सी सीमाएं जिससे यह न्यायिक नियंत्रण को थोड़ा कम प्रभावी बनाता है। न्यायिक नियंत्रण के माध्यम से आम नागरिक के अधिकार एवं स्वतंत्रता सुनिश्चित होती हैं, लेकिन न्यायिक नियंत्रण की कतिपय या कुछ कमियां भी होती हैं या कुछ सीमाएं होती हैं जो निम्न प्रकार की हैं। सबसे पहला है कि न्यायालय स्वयं पहल नहीं करता है, बल्कि पीड़ित पक्ष को न्यायालय में आकर गुहार लगानी पड़ती है या उसे आवेदन करना पड़ता है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया न्यायिक नियंत्रण का लाभ घटना के घटित हो जाने के पश्चात मिलता है, अर्थात यह प्रक्रिया पोस्टमार्टम के समान है। जब पोस्टमार्टम का मतलब जैसे किसी आदमी की मृत्यु होने के बाद उसको पोस्टमार्टम करना या उसको जो भी है मृत्यु के कारणों का पता लगाना। तो इसमें क्या होता है कि बचाव का जो पक्ष होता है वो कमज़ोर होता है। इस संदर्भ में बेंथम का डोग नियम भी विचारणीय है। और तीसरा है खर्चीला एवं समय साध्य। भारत में न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत शिथिल है, खर्चीली है, समय एवं श्रम साध्य है, अतः आम व्यक्ति बहुत कम इसका लाभ उठा पाते हैं। और भारत में तो कही जाता है कि दादा द्वारा लगाया गया केस पोते तक को लड़ना पड़ता है, यानी कि काफ़ी समय तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। अगला है प्रशासनिक कृत्य अधीन नहीं, यानी कि प्रशासन के द्वारा जो समस्त कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्य न्यायिक नियंत्रण के अधीन नहीं है। यानी कि प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन सब पर न्यायिक नियंत्रण स्थापित नहीं किया सकता है, उनको काफ़ी छूट भी प्राप्त होती है। और अगला है एक ही मुद्दे पर अलग अलग निर्णय। कोई एक मुकदमा या वाद जब विभिन्न न्यायालयों में पृथक निर्णय प्राप्त करता है तो इससे क्या न्यायिक व्यवस्था की कमजोरी उजागर होती है। और यही कारण है कि न्यायपालिका में अपील बहुत होती है। अधीनस्थ न्यायालयों की हाई कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में अपील, खंडपीठ, डबल पीठ, सिंगल बेंच, डबल बेंच,
इनमें ये अपीलें चलती रहती है। तो ये हो गया न्यायिक नियंत्रण की कुछ सीमाएं। इन सीमाओं को होते हुए भी न्यायपालिका के जो न्यायालय की जो सुविधा है, न्यायपालिका के जो लोगों के लिए जो हितकारी है, लाभकारी है, उनके प्रभाव को कम आंका नहीं जा सकता है। आज भी न्यायपालिका की अपनी एक अलग ही महत्ता है। धन्यवाद।